नमस्कार। मिलेट स्कूल ऑन एयर इस कार्यक्रम के एक नए अंक के साथ हम फिर से हाजिर हैं। मध्य प्रदेश राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, इफ़को, नाबार्ड और नाहेब का ये अभिनव आयोजन है। इसमें हम आपको मिलेट फसलों के बारे में बताते हैं, श्री अन्न फसलों के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपको पता है, वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है और इसी संदर्भ में आज हमने बातचीत के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रेखा तिवारी को। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं गृह विज्ञान में, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन में, और ये भी राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का एक संस्थान है। सबसे पहले डॉक्टर रेखा तिवारी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। श्री अन्न सेहत संग रोजगार, ये आज की हमारी बातचीत का विषय रहने वाला है। सबसे पहले हमारे जो श्रोता दर्शक हैं उन्हें ये बताइए कि मोटा अनाज किसे कहते हैं? या मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मोटा अनाज जनरली दो इसमें कैटेगराइज करा जाता है। एक तो होता है मेजर मिलेट और एक होता है माइनर मिलेट। मेजर मिलेट में दो मिलेट्स आते हैं, ज्वार और बाजरा। ये थोड़ा सा दाना इसका बड़ा होता है, इसीलिए इसे मेजर मिलेट कहते हैं। इसको इसलिए मेजर। और फिर आते हैं माइनर मिलेट्स में, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, सावा, चीना, सामा, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इन दो को अगर अपन देखें तो मेजर मिलेट माइनर मिलेट कहा जाता है। लेकिन कई लोग गलती से क्या बोल देते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जबकि यहाँ मैं खास तौर पे बताना चाहूँगी मक्का मिलेट्स में नहीं आता है। और मोटा अनाज है तो भले दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका नाम मोटा इसलिए है क्योंकि इसकी रोटी कभी भी हम बेल के नहीं बनाते। हाँ। अगर सीधे सीधे अपन इसका बड़ा पैमाना लेके चलो आम किसान भाई को या आम जनता को हम बताना चाहेंगे तो इसकी रोटी बेल के नहीं बनाते हैं, इसकी रोटी थाप के बनाई जाती है। बिल्कुल। और थोड़ी सी मोटी भी होती है, साथ में इसमें काफ़ी गुण भी है, तो इसीलिए इसको नाम मोटा अनाज बोलकर कहा जाता है। लेकिन आने वाले समय में इसका नाम और भी चेंज हो चुका है। क्या हो गया है? जैसे अपना ये टाइटल है श्री अन्न जी, तो बहुत सोच समझ के इसको अपन ने नाम दिया है श्री अन्न। अब श्री शब्द हम किससे लगाते हैं जनरली? जो समृद्धि से भरपूर हो, लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी या हर तरह से समृद्ध हो, उसी को हम श्री बोलेंगे, जो सबके किफायत में हो, फायदे में हो जी। इसलिए इसको श्री अन्न नाम से अपन ब्रांड में ला रहे हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर कहकर 2023 को घोषित किया है, ये अंतर्राष्ट्रीय, केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर के देशों ने भी इस चीज को माना है, तभी इसको श्री अन्न इस नाम से ब्रांड में लाया जा रहा है। तो मोटा अनाज को ही श्री अन्न भी बोलेंगे और इसी को अपन सुपर फूड भी कहा जा रहा है। इसके अंदर जो गुण विद्यमान है, इसी कारण इसको सुपर फूड भी कहा जा रहा है। आपने मेजर मिलेट और माइनर मिलेट के बारे में बताया। हालांकि गेहूं और चावल से इसका दाना छोटा होता है। आपने बताया कि रोटी इसकी आप ढंग से बेल कर नहीं बना पाते हैं और शायद इसीलिए धीरे धीरे ये चलन से बाहर हो गया। सेहत के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है? क्योंकि आपने बताया कि श्री अन्न कहा गया है, इसको श्री अन्न कहा जा रहा है, तो जहाँ समृद्धि से संबंधित है ये, तो किसानों की समृद्धि भी यदि हम आय के हिसाब से देखें और हमारी सेहत की भी जो वृद्धि है वो भी इसी में आएगी। तो किस तरह से हमारी सेहत के लिए ये फ़ायदेमंद है? मैडम, अभी जो 2-3 साल पहले अपन ने कोविड का एक दौर देखा, हाँ जी, है ना, उस दौर के बाद में मुझे लगता है हर एक इंसान अपने सेहत के प्रति जागरूक हो गया है। बिल्कुल। कैसे जीना है और कैसे खाना है, और खाना है तो क्या खाना है, इसके प्रति काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, जिसी के अंतर्गत रूफ किचन गार्डनिंग का भी इजाफा हो चुका है। कई चीज़ें हैं जो अपन ध्यान देते हैं कि कम से कम पेस्टिसाइड वाला हो, कम से कम खाद इसमें इस्तेमाल हो और हमारे शरीर के लिए वो काफ़ी फायदेमंद हो। क्योंकि आने वाले समय में या जो अभी बीत रहा है अपना समय, इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग कई बीमारियों से ग्रसित हैं। आज अगर देखें तो कोई भी इंसान नहीं बनेगा कि मैं बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ। कुछ न कुछ परेशानी है, कुछ न कुछ परेशानी है। किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, तो किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, या किसी को मोटापा है, किसी का बीएमआई ठीक से नहीं है, या किसी का वजन एकदम कम है। एक न एक बीमारी लगी हुई है। बिल्कुल। बीपी पे और शुगर तो कॉमन हो चुकी है। विटामिन डी की कमी भी, विटामिन डी की भी कमी होगी, विटामिन ए की या विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन की जितना भी अपनी लाइन है ABC वाली, सभी में अपन देखो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अपना इंसान जो है एक हाथ बीमारी से ग्रसित है। बिल्कुल। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी तो लगभग सब में है जी। यदि इन सब को अपने को थोड़ा सा रोकना है, पूरा तो अपन खत्म नहीं कर सकते,
है ना। लेकिन यदि अपने को इसको रोकना है या आगे थोड़ा सा धकेलना है, तो ऐसे कंडीशन में हमारी थाली में यदि हम भोजन ले रहे हैं तो हमको ये अवेयर करना है कि दाल चावल तो अपन ले रहे हैं, साथ में रोटी भी ले रहे हैं। 50 साल पहले हमारे थाली में रोटी नहीं थी, उसके पहले मोटा अनाज था। यदि हमारे फोर फादर को हम देखते हैं तो पहले हमारे यहाँ पर ज्वार बाजरे की रोटियां बनती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गेहूं हमारे यहाँ आता गया, हमने हमारी थाली से इस भोजन को हटा दिया है। और आज की तारीख में हमारे घरों में ये मोटा अनाज लगभग विलुप्त होने के कगारों पर ही है। कुछ एक ही प्रदेश है जहाँ पर ये मोटा अनाज अभी भी उगाया जा रहा है, बिल्कुल, जिसमें जो हमारे आदिवासी बाहुल्य इलाका है वहाँ पर जरूर इसको थोड़ा बहुत संजो कर रखा हुआ है। और जब इसका पूरा रिसर्च करा गया, इसकी सारी अच्छी चीज़ों को देखा गया, लैब में भी इसका रिसर्च हुआ, कई बीमारियों को रोकने का एक कारगर उपाय माना गया है, तब जाके इसको बोला गया है कि इस अन्न को क्यों ना हम फिर से सब लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा दें। इसीलिए इसको सेहत के साथ साथ अपने थाली में लाने के लिए ये जो 2023 को मिलेट्स ईयर करके घोषित किया गया है, इसी के पीछे ये मकसद है कि हमारी कई बीमारियों को रोकने का काम यदि ये आसानी से करता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसमें अपन पा सकते हैं, जिसको मधुमेह की बीमारी है वो इसको कम कर सकता है। रक्त अल्पता को भी ये कम कर सकता है, खून की जो कमी हो जाती है। इसमें लोह तत्व अच्छा है, प्रोटीन भी अच्छा है, जो मिनरल्स है, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, ये भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और हमारा शरीर अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, जिसको कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, जिंक भी चाहिए। और बच्चे से लगा के बड़ों तक इन सबको ये सारी मिनरल्स और प्रोटीन्स, इन सब पोषक तत्वों की आवश्यकता एक संतुलित मात्रा में लगती रहती है। और इस संतुलित मात्रा के लिए यदि हमारी थाली पौष्टिकता से भरपूर होगी तो निश्चित तौर पर हम कई बीमारियों से आसानी से बच सकते। बिल्कुल, सेहत से जोड़ करके यदि हम देखें तो अपनी थाली में ज़रूर रोज़ाना मोटे अनाज को शामिल करना ही चाहिए। धीरे धीरे अपने घरों से गेहूं और चावल को थोड़ा कम कर दीजिए। राशन लेने जब भी जाते हैं तो मोटा अनाज ज़रूर लेकर आइए और महीने भर लगभग हर रोज़ धीरे धीरे करके उसकी मात्रा बढ़ाते जाइए। और शिफ्ट होना ज़्यादा बेहतर है, न सिर्फ हमारी सेहत के लिए बल्कि हमारी धरती की सेहत के लिए भी। आपने बताया कि इसकी रोटी नहीं बन सकती, बेलने में ये या तो टूटता है आटा, इसी वजह से पतली रोटियां नहीं बन पाती। और जितनी नरम रोटियां हम गेहूं की खाते हैं उतनी श्री अन्न की जो फसलें हैं, श्री अन्न के जो दाने हैं, उनकी रोटियां उतनी मुलायम नरम नहीं बनती। तो किस तरह से हम धीरे धीरे इनकी आदत डालें, कैसे पकाएं, कैसे उनको कंज्यूम करें, आसान भी जिससे हो और खाने में भी वो हमारे पैलेट को अच्छी लगे, स्वादिष्ट भी हो। तो कुछ जानकारी इसके लिए भी चाहिए, क्योंकि अपनाएगा कोई भी व्यक्ति मोटे अनाज को तभी जब वो हमारे पेट को और हमारी जिह्वा को, स्वाद को भाएंगी। यदि अपन इसको खाने में शामिल करने की बात करते हैं तो जितने ये माइनर मिलेट्स है, मोटा अनाज, इसकी कई चीजें तो अभी तक आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाई है। हम सुनकर तो है कोदो, कुटकी, सावा, लेकिन जब बात आती है पहचानने की या खाने की तो बहुत से लोग इसके बारे में अनभिज्ञ हैं। ज्वार बाजरा तो काफी लोग अभी भी पहचानते भी और खाने में कुछ जगह पर है भी से। जी जी जी। अभी आपने जैसे कहा कि गेहूं ज्यादा प्रचलन में है क्योंकि इसकी रोटी बेलकर भी बनाई जाती है, पैलेटेबल भी है, खाने में अच्छी भी लगती है। इसीलिए अगर अपने को फिर से इसको खाने में लाना है तो इसके अंदर कुछ ऐसा चीज करना चाहिए कि ये खाने में पैलेटेबल भी लगे, साथ में हमारी जो नई पीढ़ियां है इनको बनाने भी आसान भी हो जाए। इसको सबसे पहले तो खाने का थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि डायरेक्ट खाने की बजाय यदि इसको अपन थोड़ा सा भिगोकर, किण्वित करके, अंकुरित करके खाते हैं, थोड़ा सा इसको उबाल कर ले लेते हैं, तो इसके अंदर जो एक फैटिक एसिड होता है, क्योंकि ये अगर उपलब्ध रहता है तो ये हमारे अन्य जो पोषक तत्व होते हैं, जिंक, कैल्शियम, इनको अवशोषण करने में थोड़ी सी अवरुद्धता उत्पन्न कर देता है। अच्छा, तो यदि इन्हें भिगो कर लिया जाए या फर्मेंट करके लिया जाए तो ये ज्यादा फायदेमंद होते हैं। मतलब जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं, हाँ आपने बताया कि फाइटिक एसिड, जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। कम हो जाएगा निश्चित तौर पे। फिर सबसे पहले तो इसका बेस रहता है आटा। जब हम अपन इसको सुखा देंगे, इसका अगर आटा बन जाता है तो हमारी जो भी चीज़ हम गेहूं की रोटी, गेहूं के आटे से बनाते हैं वो आसानी से इससे भी अपन बना सकते हैं जी। एक के बजाय 2 या 5 या 3
कोई भी अपन इसको मिक्स करके मल्टी मिलेट आटा भी हम इसका बना सकते हैं। जितने भी हमारे घर में हम भोज्य पदार्थ बनाते हैं उन सब के भोज्य पदार्थ हम इस आटे से भी बना सकते हैं। अच्छा। केवल रोटी चीज ऐसी है जो थोड़ी सी मोटी बनेगी और हल्की सी थाप कर ही आपको इसको बना, क्योंकि इसके अंदर एक तो ग्लूटीन भी नहीं है, गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा भी अधिक होती है। ग्लूटीन के कारण भी सीलिक नाम के रोग को हमको सामना करना पड़ता है। ये जो सीलिक रोग है ये कहें तो भी हमारे अमीनो बूस्ट को हमारा अवरोध इम्यूनिटी करता है, सिस्टम उससे गड़बड़ प्रभावित हो होता है जाता सीलियक डिजीज से। जी तो इसको भी अगर अपने को रोकना है तो इस मोटे अनाज की तरफ अपने को बढ़ना पड़ेगा। इसलिए गेहूं की बजाय यदि इस मोटे अनाज को हम लेते हैं तो ये निश्चित तौर पे हमारे खाने को और भी अच्छा बनाएगा। इसके अलावा अभी जो नई पीढ़ी है ये पास्ता, बर्गर, मैगी, नूडल्स इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ। तो यदि क्यों ना हम पास्ता, नूडल्स, बर्गर जो भी इसका बेस जो है मैदा है। मैदा एक तरह से देखे जाए तो ग्लूटीन का प्रमाण ज़्यादा ही है, क्योंकि जितना चीठा आटा रहेगा उसमें ग्लूटीन ज़्यादा रहेगा। तो अगर अपन उसमें से मैदे को हटा दे और उसका बेस हम हमारे इस मिलेट का दे दे तो निश्चित तौर पे ये जो बर्गर, पिज्ज़ा ये पहले हमारे यहाँ नहीं थे भारत में, बाद में ही आए, पाश्चात्य संस्कृति से ही आए हुए हैं। बिल्कुल। तो अपन यदि इसका बेस ही इस आटे का बना दे और इसके ऊपर जो भी मसाला है वो और अगर आकर्षित कर दे, एक तो इसमें डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए, इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, तो जो हमारी नई पीढ़ी है इसको निश्चित तौर पे खाने में इस्तेमाल करेगी। एक बार इनका टेस्ट लग जाता है तो ये जो मैदा या जो ग्लूटीन वाला आटा है ये हमारे थाली से धीरे धीरे विलुप्त हो सकता है। और ये जो हमारी खुद की परंपरागत खेती थी तो ये जो माइनर मिलेट्स है इसको हम हमारे आहार में शामिल कर सकते हैं। मक्का के पॉपकॉर्न तो हम सब बहुत आसानी से खाते हैं, अपनी जो नई पीढ़ी है उसको बहुत अच्छे से लेती भी है। बिल्कुल। लेकिन हम ये भूल गए कि हमारा जो ज्वार है मैंने मिलेट से उसके भी पॉपकॉर्न बन सकते हैं, जिसको बहुत से लोग आज भी जानते होंगे कुछ। अरे वाह, इसको लाही क्या बोलते बात है। हैं। कोई क्या फुल्ले भी बात बोलते है। हैं ज्वार के और कोई इसको लाही भी बोलते हैं। क्या बात है, ये तो एक तरह छोटे से पॉपकॉर्न लग रहे हैं। छोटे पॉपकॉर्न ये ज्वार जी। से बने हुए मैडम, ये जो अपनी ये ज्वार है हाँ। ये देखिए इसी के से बना हुआ है। अच्छा, बस अब तो इसको जो ज्वार के दाने हम हाँ। पिसवाने के लिए लेते हैं वही उन्हीं है। ज्वार के दानों को पॉप किया गया है। पॉप किया गया है। और ये घर में हो सकते हैं? घर में भी हो सकता है और बाहर इसके स्पेशल ये भी रहते हैं जिसको अपन बोली भाषा में भड़भुंजे बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा 1-2 घंटे आपको गला के रखना है। गलाने के बाद में इसका थोड़ा मॉइस्चर हटा दिया जाता है। ये जो दाने हैं अभी जो बता रही थी ना ये वाला, और उसके बाद में इसको भूंज दिया जाता है। भूंजने के लिए इसके लिए खास रेती का इस्तेमाल होता है। बहुत लोग नमक में भी करते हैं। नमक में, उसमें रेत में ही नमक डाल देते हैं ताकि इसमें हल्का सा नमकीना स्वाद आ जाए। इसके अलावा एक बात ये कहूंगी, जैसे अपन परमल मार्केट में लाते हैं जी, सीधा व्हाइट कलर का परमल आता है। लाने के बाद जिसे लैया या मुरमुरे कहते हैं। हाँ मुरमुरे, सही कहा आपने। तो इसको हम डायरेक्ट भी कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत से लोग इसको बघार के भी खाते हैं, बहुत से लोग इसको नमकीन कई तरह की चीजों में मिलाकर भी ले लेते हैं। ऐसे ही इसका काम है। ये एक तरह से देखे तो आप समझे ज्वार के मुरमुरे भी आप इसको कह सकते हो। यहाँ तक कि ये जो बाजरा है, बाजरे का भी हम बना सकते हैं। बाजरे का और छोटा हो जाएगा, बाजरा भी पॉप हो जाएगा जरूर। पॉपकॉर्न का बड़ा होता है, ज्वार का थोड़ा सा छोटा होगा और बाजरे का उससे भी थोड़ा सा छोटा होगा। अच्छा, तो इसको भी आप जैसे इसके बारे में आपको पूरी विधि पता है वैसे ही हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में जी हाँ हल्का सा इसको पानी में मॉइस्चराइज कर लेते हैं, उसके बाद में निकाल के इसको मॉइस्चरलेस कर लेते हैं और उसके बाद में इसको रेत में भून दिया जाता है। दरअसल गेहूं और चावल से तो बहुत सारी चीज़ें इतने समय से हम खा रहे हैं कि बहुत सारी डिशेस बना लेते हैं। इसके लिए अभी तक आइडियाज़ ही नहीं होते। आप बहुत अच्छे आइडियाज़ दे रही हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ट्राई करना चाहें इसको। करिएगा मैडम, जी बहुत बिल्कुल। अच्छी चीज़ आपके घर पे भी बनना चालू हो जाएगी। जी। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि इन्हें भिगो करके सुखा करके पिसवाना चाहिए, जिससे ये हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाते हैं। क्या इनको अंकुरित करके सुखा के भी खाने की कोई परंपरा है? हाँ, इसको मैंने पहले इसमें बताया था कि इसमें फैटिक एसिड होते हैं, तो उसको अगर अपने को कम करना है तो इसको भिगोना, किण्वित करना, फर्मेंट करना, अंकुरित करना, ये सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपको ने अंकुरित कर दे इसको और भी न्यूट्रिशियस बन जाएगा, ये आपकी सेहत के लिए और फायदेमंद होगा। जो आपका ये अंकुरित वाला है इसको आप सुखा भी सकते हो, सुखा कर भी इसका आप आटा बना सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए अपन मार्केट से रेडी टू ईट वाला बेबी फूड लाते हैं, तो उस बेबी फूड की जगह आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अपन स्प्राउटेड वाली बात कर रहे थे, अंकुरित वाली, अंकुरित करके उसको सुखाकर उसका आटा बनाकर भी आप इसको बेबी फूड बना सकते हैं। छोटे छोटे अंकुर निकल आए जब, तो उसे धूप में सुखा लें और उसके बाद उसका आटा बनाएं। इसके अलावा
जो श्री अन्न है उनकी कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि मार्केट में जो है वो बहुत सारी चीज़ें बेकरी आइटम्स होती हैं या रेडी टू ईट नमकीन चिप्स इस तरह की चीज़ें होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, बिस्किट्स होते हैं। क्या इनसे आराम से वो सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? आराम से बन जाएगी। मैंने जैसे इसका बेस बताया मैडम कि आटा बनाना है। आटा बनाने की आपको प्रोसेस बताई है कैसे करते हैं। इसके 3 तरीके हैं, एक तो भिगाना, ब्लांच करना, अंकुरित करना जी, ठीक है। उसके बाद में आटा बन जाएगा। अगर आप इसको रोस्ट करके इसका जब आटा बनाते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि रोस्ट करेंगे तो अपने आप ब्लांच वालांच करने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप उसमें रोस्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में आप रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व, रेडी टू ड्रिंक, तीनों तरह की चीज़ आज मार्केट में अवेलेबल है ना। तो इसके अपन तीनों तरह की चीज़ आराम से बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ से इस मंच से बता ही रहे हैं। आपकी संस्था कृषि विज्ञान केंद्र इसको किस तरह से प्रमोट करती है? हमारी संस्था कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन भी मैडम राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आती है। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब अरविंद शुक्ला जी और हमारे डीएस साहब डॉक्टर वाईपी सिंह सर, ये दोनों जो मिलेट ऑन एयर वाला प्रोग्राम ले रहे हैं, इसके अंतर्गत भी ये पूरे टीवी के प्रमोशन ही है, प्रमोशन है एक तो। दूसरा, इसके अलावा हम लोग इसके रिसर्च पेपर भी लिखते हैं, पॉपुलर आर्टिकल भी लिखते हैं। ये तो हो गई राइटिंग की। इसके साथ में आम जनता जनार्दन या हमारे किसान भाई और बहनों को भी अगर अवेयर करना है तो हम कई तरह के प्रशिक्षण भी लेते हैं। अच्छा। जिसमें हम खास तौर पे महिला वर्ग को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि यदि उनको एक बार ये बनाना आ जाए और खाने में शामिल करना आ जाता है तो उनके भोजन में आराम से ये शामिल हो सकता है। इसी के अंतर्गत मैडम एक प्रशिक्षण हमने लिए थे यहाँ पर, जिसमें हम प्री पोस्ट इवैल्यूएशन भी करते हैं ताकि उनका नॉलेज का अपडेट भी हम देख सके कि आने से पहले उनको मिलेट्स के बारे में या श्री अन्न के बारे में कितनी जानकारी थी, और जब वो प्रशिक्षण ग्रहण करके जा रहे तो उस समय उनका क्या नॉलेज रहा है। महिलाओं को किस तरह से सिखाया आपने? जैसे उनका प्रशिक्षण हम लेते हैं तो उसमें प्री और पोस्ट इवैल्यूएशन होते हैं, प्रशिक्षण पूर्व और पश्चात, उसमें हम मूल्यांकन भी करते हैं। इसके साथ में हम मैडम इस बार प्रतियोगिता भी रखे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने 9 तरह के मिलेट्स, मैंने मिलेट्स श्री अन्न नहीं बोलिए आप, ऐसे उनको सीधा पॉलीथीन में ताकि दिखाई भी दे, इस टाइप से मैंने उनको बताया मैडम सारे। और उनको ये आइडेंटिफाई करना था कि ये बोलते तो है सभी जन को दो कुटकी बाजरा रागी, लेकिन हमने कहा कि इसको आप पहचानिए। तो पता चला कि केवल 2 या 3 ही वो पहचान पाए हैं, जिसमें ज्वार और बाजरा तो आराम से पहचान चुके थे, लेकिन बाकी के जो थे वो नहीं पहचान पाए। ये जो मुझे समझ में आ रहा है, ये सरसों के दाने जैसा ये रागी है। ये रागी है। ये सही कहा आपने, रागी का रंग लाल रंग का होता है, थोड़ा सा अपन और ध्यान दे देते हैं तो। हाँ, ये समा है शायद, समा मैंने नाम भी डाला है आपके लिए। चीना, इसको तो मैंने देखा ही नहीं था। खैर, ये चीना मैंने पहली बार देखा है। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ये समा है, आप यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दे। ओह, फिर गड़बड़ कर दी। ओह, ये कंगनी है। ये कंगनी है। ये दोनों अनाज जो है वो मैं पहली बार देख रही हूँ, और मेरे ख्याल से हाँ, मेरे ख्याल से हमारे जो बहुत सारे दर्शक हैं और श्रोता हैं वो भी पहली बार ही देख रहे होंगे ये दोनों अनाज। रागी लाल रंग का होता है, बाकी के जो कलर्स होते हैं थोड़ा सा सफेद रंग का या थोड़ा सा येलोइश शेप में होता है। क्यों बाजरा जो होता है वो थोड़ा मटमैले कलर में होता आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद है ये दोनों चीज़ें दिखाने के लिए। संस्था तो इस तरह से प्रमोट कर ही रही है, किस तरह से रोजगार पैदा हो रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अभी मैडम अपन ने देखा होगा एफपीओ और एसएचजी को बहुत जोर दिया जा रहा है। इसके माध्यम से किसान बहनें और किसान भाइयों को प्रमोट किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत अगर बाजार में जो मार्केट में आज की तारीख में दूसरे कोई प्रोडक्ट नहीं है, यदि उस प्रोडक्ट को लेकर हम आगे चलते हैं तो इसके लिए मार्केट का बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। एपीडा ने अपने बास्केटबॉल में इसको चुन लिया है। जो फूड ग्रेन वाला बास्केट होता है उसके अंदर उन्होंने मोटे अनाज को चुना है, और साथ में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान करने के लिए बोला गया है, जो लगभग अगर एक अनुमान माना गया है एपीडा के द्वारा कि 2025 तक $100 मिलियन तक इसके उत्पादन बढ़ सकते हैं या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इसके मार्केट में आ सकते हैं। अपना भारत जो है लगभग 139 देशों में इसको निर्यात कर रहा है। भारत एक में ऐसा देश है जहां पर मिलेट में ये पहला राज्य है, अपना भारत देश है, और निर्यात में ये सेकंड नंबर पर आता है। क्योंकि इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक अगर अपन देखते हैं, क्योंकि अच्छी बात तो हर कोई बताएगा, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक अगर अपन देखें तो जो विकास वाले देश है
वहाँ पर अभी भी इसको ग्रहण नहीं किया गया है। लेकिन जो विकसित देश है, जैसे अपना भारत डेवलपमेंट कंट्री में आता है, इसमें इसको अभी भी खाया जा रहा है। जब तक ये हर तरह के देश में नहीं शामिल होगा, अनाज में, उनके खाने में नहीं शामिल होता है, तब तक इसको ठीक से मार्केट नहीं मिल पाएगी। और मार्केट तभी मिलेगी जब इसका अवेयरनेस होगा। अभी बताया मैंने 9 तरह के मिलेट बताए थे, लेकिन उसमें से केवल 3 तरह की पहचान पाए थे जी। यदि आम जनता इसको सिर्फ बोलने में ही ले रही है, रागी, कोदो, कुटकी, लेकिन अगर वो पहचान नहीं पाएगी, पहचानने के बाद में जब तक इसका हम खेती नहीं करेंगे, खेती के बाद में इसका जो प्रोडक्शन है इसमें वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, वैल्यू एडिशन करने के बाद में उसको मार्केट में लॉन्च करने के पहले इसकी पैकेजिंग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जब हम एफपीओ एससीओ को एसएचजी को जब मार्केट में उतारते हैं तो पैकेजिंग हमारे दूसरे मार्केट के जो लोग हैं उनके पैकेजिंग के साथ हमारा कंपैरिजन होना जरूरी है। इसके साथ ही अगर अपन देखते हैं तो ये जो मिलेट्स है ये भारत के बाहर ज़्यादा नहीं है। अपने भारत में जितनी वैरायटी है, अपना राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये जो 4-5 इलाके हैं देश है, यहाँ पर इसका प्रोडक्शन आज भी लिया जा रहा है। यहाँ तक कि हैदराबाद में IIMR भी है, उसके ऊपर पूरे रिसर्च बनाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इसको और भी अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। हर एक को अगर इसका अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे तो इसके जो पौष्टिक गुण है, साथ में इसके अंदर जैसे अभी तक काफ़ी आपके लेक्चर्स में आपने देखा होगा, इसमें पानी कम लगता है, खाद कम लगता है, इसके अंदर पेस्टिसाइड कम लगता है, कम पानी में भी अच्छा हो जाता है, कम ज़मीन में भी ये बहुत अच्छी फसल दे देता है। तो सब तरह से और पौष्टिकता से भरपूर है। तो सब तरह से जब श्री अन्न अच्छा है तो इसको हर किसान लगाएगा, अगर उनको बीज अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध करा देंगे तो। हमारे जो फादर ऑफ मिलेट है उनका नाम है खादरवली जी। उसके बाद में आज हम देखते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में डिंडोरी शहर से जो लहरी बाई है उसके काफ़ी वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। उनको अभी कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रपति जी मुर्मू जी द्वारा पारितोषिक भी दिया गया है। उन्होंने 20 से अधिक जो माइनर मिलेट्स होते हैं उसके बीजों को आज भी सजो के रखा है। तो ये लोग अगर अलग अलग तरह के किस्मों के बीजों को सजो के रखेंगे तो निश्चित तौर पे अगर बीज सबसे पहले खेती करना है तो बीज जरूरी है। कोई भी चीज़ मार्केट में लाने से पहले वो प्रोडक्शन भी हमारे पास में होना जरूरी है। तो ये जो बीज है ये अच्छी क्वालिटी के बीज इस तरह की जो लहरी बाई ने रखे हैं, ऐसे ही हमारे किसान भाई भी रखेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसके लिए रोजगार के बहुत अच्छे से अवसर प्राप्त हो सकता है। और आज की तारीख में लगभग 200 स्टार्टअप चल रहे हैं जिसके ऊपर मिलेट पर ये FPO और SHGs काम कर रहे हैं। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यदि कोई स्टार्टअप बनाना चाहता है, कोई कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बनाना चाहता है, तो क्या उसके लिए किसी तरह का लाइसेंस लेना होगा? हाँ मैडम, जब हम मार्केट में आते हैं तो बिना नाम का प्रोडक्ट हमारा नहीं बिकेगा। सबसे पहले इसकी कंडीशन ही ये है कि इसको कोई ब्रांड होना चाहिए, इसका कहीं नाम होना चाहिए, इसके साथ में कुछ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। इसका टर्नओवर पर भी डिपेंड करता है, आपका 10 लाख से अंदर है या 10 लाख से ऊपर का प्रोडक्शन है। जैसे आपने सुना होगा मैडम, हैकअप नाम सुना होगा, बैकअप नाम सुना होगा, टैकअप नाम सुना होगा। तो ये जो चीज़ें है ये और भी क्रिटिकल कंडीशन पर खरी उतारती है आपके प्रोडक्ट को। सबसे पहले तो FSSAI लेना है और इसके बाद में अगर आप हैकअप में उतरते हो तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पॉइंट पे आपका हजार्ड एनालिसिस करती है। उसके बाद में ये बैकअप और टैकअप आ जाता है और उसके बाद में जब इसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तब आप इसको मार्केटिंग में आराम से उतार सकते हैं। डॉक्टर रेखा तिवारी जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। हमारे जो किसान भाई हैं न सिर्फ इसके बीजों को उगाएं बल्कि इसकी खेती करें, परिवार के बाकी लोग जो हैं यदि इसके वैल्यू एडेड जो आइटम्स हैं उसके मार्केटिंग में या उसके उत्पादन में सामने आए तो ये जो श्री अन्न है वो कृषक परिवार को डबल मुनाफा दे सकता है। तो डॉक्टर रेखा तिवारी जी, आपने श्री अन्न सेहत संग व्यापार रोजगार इस विषय पर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।